हेलो एवरीवन, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने जो 2023 का पेपर एनालिसिस करवाया था उसे बहुत अच्छे से कर लिया होगा, रिवाइज भी कर लिया होगा, खुद से भी सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आज हम करेंगे 2022 का पेपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि त्वरित वित्तीय प्रापत्र यानी कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा यानी कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में किस एक के द्वारा दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल एंड विश्व बैंक। अब देखिए, इसमें ना हमें पता है कि जो एक मिनट देखिए, एशियाई विकास बैंक यानी कि जो हमारा है एडीबी है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और तो वो ऐसा क्यों करेगा, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि वो ऐसा क्यों देगा, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। ठीक है, अब पर्यावरण से संबंधित तो कुछ है नहीं इसमें कि त्वरित वित्तीय प्राप्त, त्वरित ऋण सुविधा यानी रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, तो पर्यावरण तो होगा नहीं। अभी वर्ल्ड बैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यही दोनों में से कोई कोई देगा, है ना। अब इन दोनों में से या तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या तो विश्व बैंक होगा। तो हमें पता है कि जो रैपिड हमें क्या नाम है, कुछ रैपिड होता है तो हमारे लिए कौन वो करता है, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। ठीक है, ये देखिए इसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये तो मैं अभी बता दे रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार क्वेश्चन किया है और बहुत अच्छे से मेरा इकोनॉमी रेडी है, तो फिर मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपको इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कट होना चाहिए, तभी आप ये एनालिसिस कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मिनट, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे क्वेश्चन में ना, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में ना अगर आता हो तो करिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ हम वो नहीं लगा सकते। मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि कुछ नया नया सा दिखे तो आप टिक कर दीजिएगा, बट इसमें तो आपको जनरली मुद्रा बैंक, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त बैंक, ऐसा हमेशा ही दिख जाता है। तो आप क्या करेंगे, अगर आता हो तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी कि नीर में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। ओके, क्वेश्चन स्टेटमेंट सेकंड क्या है कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी कि रीर जो है वो वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच में वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कैन बी वाले स्टेटमेंट, मतलब देखिए इसका इंग्लिश देखते हैं। देखिए यहाँ पे कैन है, एक मिनट, हाँ, इज़ लाइकली टू वाले है ना, ऐसे स्टेटमेंट तो सही होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, आवर रूल, है ना, हमारे रूल के अकॉर्डिंग। तो ये वाला स्टेटमेंट तो 100% सही होगा। ठीक है, हो सकता है। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी जब हमने 2023 का पेपर सॉल्व किया था, कि अगर सेम वाले कुछ स्टेटमेंट सिमिलैरिटी कुछ दिख जाए ना, तो उसमें से सिर्फ एक ही सही होगा, एक गलत होगा। अब देखिए, यहाँ पे अंकित प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि रुपए की मूल वृद्धि को दर्शाता है और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। अब हमें पता है कि थर्ड तो हमारा 100% सही है। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड में से एक ही सही होगा, है ना। तो देखिए ये ना, ये स्टेटमेंट है गलत। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, ये नहीं है, मतलब सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो है गलत। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये ना रीर नीर, ये अच्छे से पढ़, देखिए ये रीर नीर अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि यूपीएससी पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, आइए करते हैं विचार। पहला क्या है कि यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद सकता है। ठीक है, कैन बी, है ना। यदि रुपए का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। ओके, कर सकता होगा।
ठीक है। यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकते। अब देखिए तीनों स्टेटमेंट में कैन भी है ना। तो अब देखिए है कौन सा सही है कौन सा गलत। अगर आपने अच्छे से इकॉनमी पढ़ा होगा तब तो आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें आप तीनों गलत करेंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ भी बताया कि अगर कुछ कुछ सेम सिमिलरिटी होगा तो एक ही सही होगा। जैसे कि हमने सेकंड स्टेटमेंट किया था, सेकंड क्वेश्चन किया था। देखिए ये पे सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद नहीं सकता है, यहाँ पे बेच सकता है। अब देखिए जब अगर आपको कुछ अपोजिट वाला कुछ स्टेटमेंट पता हो तो आप थोड़ा सा गैस कर सकते हो। इसमें ऐसे चीज़ों में इकॉनमी में ये कर सकते हो कि अगर खरीद है तो बेच सकते हैं, अगर बेचना है तो खरीद कर सकते हैं, है ना। लेकिन दोनों में है ना, तो कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली अब इसके लिए आपको इकॉनमी पढ़ना पड़ेगा। बट ये स्टेटमेंट है गलत पहला, तो हमारा आंसर हो गया 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। G20 कॉमन फ्रेमवर्क, देखिए 2022 में 23, ठीक 2022 में भी G20 पूछा, 23 में भी G20 पूछा और 24 में भी G20 पूछा, है ना। 23 में हुआ था, 22, 23, 24 लगातार G20 चल ही रहा था। अब चलिए G20 के बारे में देखते हैं। G20 कॉमन फ्रेमवर्क कुछ होगा के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, आइए करते विचार। यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित, पहले देखिए अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जहाँ G20 एक ऑर्गेनाइजेशन है, पेरिस क्लब भी एक डेटा है, G20 भी एक डेटा है। तो डेटा है तो फिर आपको थोड़ा सा वो होना होगा, अवेयर होना होगा कि यहाँ पे गलत होगा कि नहीं। बट देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें क्या बता रहे हैं कि समर्थन तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी को दे सकता है ना। ऐसा तो दिया नहीं कि G20 और पेरिस क्लब दोनों मिल के काम कर रहे हैं, ऐसा तो डायरेक्टली बोल नहीं दिया। समर्थन तो कोई भी दे सकता है, पेरिस क्लब दे सकता है, WTO, वर्ल्ड बैंक, कोई भी दे सकता है। तो ये स्टेटमेंट है सही, ठीक। अब देखिए ये आपको तब सोचना है जब आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हो एग्जाम में। अगर आपको आते हैं तो आप करिए और मूव ऑन करिए। तो आप ये सब ट्रिक व्रिक मत लगाइएगा, अगर आपको नहीं आता है आप तब सोचिएगा ऐसा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं इसे एप्टीट्यूड को डेवलप करिए क्वेश्चन को सॉल्व कर करके। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं कि यह आधारीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है, ठीक है। पहल है तो समर्थन भी दे सकते हैं, एक पहल भी हो सकती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट से सिंपल से स्टेटमेंट, कुछ निगेटिव तो दिया नहीं है। निम्न आय वाले तो भाई पिछड़े होते हैं, कम उनके पास वो सब जो होता है कि वो कम चीज़ होती है, तो उनको समर्थन देना, सहायता देना तो एक अच्छी बात है ना। तो उसके लिए तो हो ही सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं बताऊँ ना, देखिए ये इंडोर्स वर्ड, अगर आप इंग्लिश में पेपर सॉल्व कर रहे मतलब हिंदी में कर रहे हो अगर, तो आप एक बार इंग्लिश में देखिएगा। ये जो इंडोर्स है ना, ये जनरली वर्ड सही होता है, ये वर्ड सही होता है, ठीक है। तो इस पर गैस मत करिएगा, ठीक। जनरली अगर ये वर्ड कहीं दिख जाए ना तो आप उसको सही मान लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सहलग्न बॉन्ड यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड यानी आईआईबी के क्या लाभ है। आईआईबी जनरली करंट अफेयर्स में रहता है, पीटी 365 में, दृष्टि में, जो भी आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं उसमें जनरली आईआईबी हर मतलब दिया ही रहता है, हर सेकंड मंथ में वो देते रहते हैं आईआईबी के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आईआईबी। देखिए सरकार आईआईबी के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है, कैन बी, ओके। आईआईबी निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ओके। आईआईबी पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते। अच्छा ये बताइए, मैंने जब 23 का क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो आपको बताया था ना कि कुछ भी नॉन टैक्सेबल नहीं होता, बहुत कम चीज़ें नॉन टैक्सेबल होती हैं। तो स्टेटमेंट हो गया गलत और इसका आंसर हो गया फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। और देखिए जहाँ पे क्या नाम है, साथ ही साथ, ठीक है, ठीक। और आर नॉट साथ ही साथ वाली स्टेटमेंट आ जाए ना, इस पर आप थोड़ा अवेयर हो जाइएगा ऐसे स्टेटमेंट में कि साथ ही साथ कोई चीज़ें बहुत ही मुश्किल होती हैं। तो साथ ही साथ वाले जो ऐसा कुछ वर्ड ऐसा कुछ दिख जाए ना साथ ही साथ कहीं में, तो वो मतलब कि मान लीजिएगा कि 99% केस में वो गलत होगा स्टेटमेंट, ठीक है।
चलिए मैं आपको एरो कर दे रही हूँ ताकि उस टाइम कंफ्यूज मत होइए आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको बताया था कर योग बहुत कम चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे कर योग दिया है तो मतलब गलत होगा, नॉन टैक्सेबल सिंपल सा स्टेटमेंट था। चलिए 6 क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। ओके, कर सकते होंगे, क्या ही पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पे चलते हैं कि वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं। यह सीमित है। सीमित, मैंने आपको इससे पहले 23 में आया था ये स्टेटमेंट, ये ऐसा वर्ड आया था सीमित उम्र, मैंने बताया था गलत होगा। लिमिटेड, भाई लिमिटेड कैसे कोई चीज़ें हो सकती है, एक लिमिट लगा दोगे तो फिर क्या नाम है, एक्सपेंड कैसे होंगी चीज़ें ना। तो सीमित है तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर इसका फर्स्ट हो गया। एक मिनट, नहीं, कुछ गलत है, एक सेकेंड। एक सेकेंड, यहाँ पे आंसर होगा क्या है दिया गया, कथनों में से कौन सा सही है। हाँ, तो अपने पर की संस्था बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं या सीमित है। प्रमुख बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के आते हुए स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। प्रमुख बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के आते हुए अपने स्वयं के माल का विक्रय भी कर सकते हैं। एक मिनट, नहीं, ये स्टेटमेंट होगा गलत और ये स्टेटमेंट होगा, एक मिनट, हाँ ये स्टेटमेंट होगा सही, इसका आंसर होगा, एक मिनट, इसका आंसर होगा, आंसर इज 2। कौन सा सही है, तो दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत है कि अपने स्वयं का माल विक्रय भी कर सकते, नहीं कर सकते, गलत है स्टेटमेंट, मुझे ही पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। आइए चलते हैं 7th में। निम्नलिखित में कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र या रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए अब ऐसे ये सिंपल वाले स्टेटमेंट है, तो अब इसमें देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए किसानों का अपनी फसलें काटना, ओके। अर्थव्यवस्था में रियल सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी किस सेक्टर किससे संबंधित है, तो जो भी किसानों से रिलेटेड होता है ना, तो किसानों का अपनी फसलें काटना, ओके। एक मिनट, हाँ ठीक है। कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, कच्चा रॉ मटेरियल, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ये भी सही है। किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना, ना कि ये व्यापारिक सेक्टर में, ये प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता, तो ये गलत होगा ऑप्शन। 4th ऑप्शन क्या, किसी कारपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना, ये भी उसमें प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता, तो ये भी गलत होगा, आंसर इज फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए इकोनॉमी में आपका जो वो है ना, मतलब इकोनॉमी में आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कट होना चाहिए, मतलब जैसे कि प्राथमिक द्वितीय सेक्टर आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती क्या नहीं होती। अब देखिए फसलें प्राइमरी सेक्टर है, कच्चा कपास रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर है, तो आंसर फर्स्ट और सेकंड हो गया, है ना। चलिए 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंख्या माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है। ओके, कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो, ठीक है, और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को कर अदा करती है। क्यों करेगी, नहीं करेगी, तो ये तो होगा नहीं, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो, ये क्या फालतू है। चलिए, कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है। ओके, चलिए 4th ऑप्शन देखते हैं कि कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य उत्पन्न कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्या था हमारा कि भारत के संदर्भ में हाल में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण, मतलब कि सामने जो प्रत्यक्ष क्या होता है, जो देख सके उसे पता है, अप्रत्यक्ष जो दिखाई ना पड़े, मतलब कि इसका आंसर होगा डी, है ना, यही सही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्योंकि यही एक सही लग रहा है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। किसी संगठन या कंपनी द्वारा दिए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला सही है कि नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। ओके, चलिए सेकंड ऑप्शन क्या है कि ऋण वित्तयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तयन को राजस्व व्यय माना जाता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इंग्लिश वर्जन में चलते हैं। देखिए ये जो वाइल है ना, ये वाइल जो होता है, जब वाइल के बाद जो भी स्टेटमेंट होता है वो जनरली गलत होता है। और यहाँ वाइल का मतलब होता है यहाँ पे बट नॉट। क्या मतलब होता है? बट नॉट होता है। तो बट नॉट जब दे दिया तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, तो आंसर इसका हो गया फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट आंसर हो गया। एक मिनट, क्योंकि पहला आंसर नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना एक पूंजीगत व्यय है। ठीक है, तो ये तो सही है, ये है, तो आंसर हो गया ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। ओके, जाता होगा, पता नहीं। ठीक है, नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं, है ना। आप इसमें क्या करना है, स्टेटमेंट क्या है कि निम्नलिखित मत कथनों में से कौन सा एक सही है। आइए देखते हैं कौन सा एक सही है। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन होगा, देखिए, नीलामी में बाजार संपत्ति दरों में जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती होंगी लास्ट, क्योंकि जो ऐसा तो कुछ दिया नहीं, सिंपल एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए होता है। अब देखिए मैंने आपको 23 का जब पेपर सॉल्व कराया था तो उसमें बताया था कि जो ये शेयर ऑफ द वन ऑफ द या ऑफ द वाले स्टेटमेंट होते हैं जनरली सही होते हैं, तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, मतलब दोनों आंसर सही है। ठीक है, चलिए 11 पे चलते हैं हम। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में पारित किया गया था। ओके, ठीक है, किया गया होगा। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता होगा। चलिए थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। मैंने आपको बताया था कि जब परिभाषित वर्ड है ना किसी भी स्टेटमेंट में, तो उस पर फोकस करिएगा, क्योंकि जनरली ऐसा स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि हमारे जो भारत का संविधान उसमें बहुत ही कम चीज़ें डिफाइन की गई हैं, बहुत। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, ठीक। और चौथा ऑप्शन क्या है कि भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति नहीं थे। भाई ये तो एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है फोर्थ, तो फोर्थ सही है। तो फोर्थ वाला अगर सही है तो पहला तो गलत हो गया, पहला दो ऑप्शन तो कट गया। अब या तो बी सही हो गया तो सी सही होगा। हमें पता है कि थर्ड ऑप्शन तो गलत है, ये हमें पहले से पता था, ऑप्शन बचा बी, है ना। चलिए आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कहता है एलिमिनेशन काम नहीं करता? देखिए ना, एलिमिनेट हो गया, काम करता है, ऐसा नहीं है काम नहीं करता एलिमिनेशन। बस आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए चीज़ों को लेकर के। चलिए, अब बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा, अब तुक्का मार के थोड़ी पेपर में आएंगे। चलिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। अच्छा, अब विधिक परिषदों यानी कि बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। आइए अब देखिए,
मैं आपको इंग्लिश पे ले चलती हूँ, 1 मिनट। बट मैंने क्या बताया था, वाइल मतलब बट नॉट, फाइट इक्वल टू बट नॉट, है ना। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, तो आंसर इज टू, 1 मिनट, पहले ही पता चल गया हमें कि ये है सही, ये है गलत, यानी कि आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। ठीक, सिंपल सा स्टेटमेंट है। पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है, नहीं होती है, हमें पता है, हमारा पॉलिटी आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा। ठीक, ये तो आप पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। चलिए अब यानी कि पहला पहला पहला, अरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया। जब पहला ही गलत हो गया तब क्या, देखा, टाइम बच गया आपका। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आइए करते हैं विचार। भारत का संविधान मंत्रियों की 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। ठीक है, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि भारत का संविधान बहुत कम चीज़ों को डिफाइन करता है या क्लासिफाई करता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ये है 97वां संविधान संशोधन, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया सही, और पहला स्टेटमेंट गलत, तो आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, हाँ हो गया, 15 पे चलते हैं। कितना इजी है ना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आपको कुछ नहीं, इसीलिए कहते हैं बार बार की अच्छे से रिवाइज करिए। देखिए, भारत की कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है, आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, ठीक है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये तो होगा नहीं, थर्ड तो ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब ये किसकी शक्ति है, ये है राज्यसभा की शक्ति, तो पहला भी गलत हो गया, आंसर इज बी। देखा, एलिमिनेशन काम करता है, कौन कहता है एलिमिनेशन काम नहीं करता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। आइए 16 पे चलते हैं कि भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। ओके, ठीक, यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। अब देखिए, शामिल नहीं हो सकता, नहीं आया है मतलब कि कैन नॉट बी वाला स्टेटमेंट है, तो पहला गलत होगा। ठीक, अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि अभी आप कहेंगे देखिए सेकंड में भी तो नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है ना कि ऐसा कहें कि यदि कोई कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, तो ये तो गलत ही हो गया ना, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत, सही है इसका, पहला गलत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब देखिए अगर हम इंग्लिश में देखें ना तो कैन नॉट, एनी, भाई कितना डेटा दिया है, ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए कैन नॉट, एनी, बट नॉट, वाइल, ऐसे स्टेटमेंट कहीं दिखे ना तो गलत ही होगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। अरे चलिए, ओके, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, पता है, बताइए आप लोग भी कुछ बताइए, ये तो एकदम, ये तो उसका स्टेट क्वेश्चन है ना, क्या नाम है, पॉलिटी का, तो पॉलिटी तो
पता होती है, पॉलिटी तो आप लोग को पता ही होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है। बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा यहाँ पे, इसका आंसर होगा, नहीं पता, चलिए मैं बताती हूँ। देखिए इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। अब हम इसे इंग्लिश में देखते बताते हैं। क्या बताया था मैंने, ओनली आ जाए ना, वो क्वेश्चन होता है गलत। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा गलत स्टेटमेंट है। ये जहाँ दिख जाए वो होगा गलत, ठीक, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ बहुत कम ही चीज़ें डिफाइन है, तो ये हो गया गलत। तो आंसर इसका हो गया डी ऑप्शन। देखिए, भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, आइए करते हैं विचार। कि किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश नहीं होगा या मैंडेमस नहीं होगा। ओके, ठीक है। किसी कंपनी के विरुद्ध, भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश मैंडम नहीं होगा भाई। चलिए थर्ड स्टेटमेंट, कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति यानी कि पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा यानी क्यों वारंट हो रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याचिका पिटिशनर हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है ना, परमादेश तो सरकारी और गैर सरकारी और गैर सरकारी दोनों के लिए होता है ना। तो यहाँ पे ये क्या है कि अगर वो कंपनी के विरुद्ध भले वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश नहीं होगा, तो ये तो स्टेटमेंट हो गया गलत, ये तो हमें पता ही है। और तो इसका हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। देखिए फंडामेंटल राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से रट के जाइएगा। फंडामेंटल राइट बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, एकदम इन आपके फिंगर पे होना चाहिए फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और इनसे कम से कम मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने, हर साल पूछता है यूपीएससी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए, प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, ठीक, ओके, क्योंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति है, अंतोगत भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। अभी देखिए किया जा सकता है, ये कैन भी स्टेटमेंट, मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो होगा सही, तो पहला तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन, ठीक। अब हम देखते हैं कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है। प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल जरूरी थोड़ी है, तो पहला गलत हो गया, तो पहला अगर गलत हुआ तो ये सब गलत हो गया, तो आंसर हो गया बी। देखिए एलिमिनेशन काम किया। प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल एक है डेटा, और यानी कि फैक्ट है, ठीक। तो अगर फैक्ट है तो अवश्य दिया है ना भाई, मॉनिटरी बाइंडिंग बहुत कम ही चीज़ होती है ना। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ प्राइवेट करे वो सरकारी करे, या सरकारी करे वो प्राइवेट करे, सबका अपना अपना रूल रेगुलेशन होता है। प्राइवेट वालों का ऐसा थोड़ी है कि नहीं उनको फॉलो करना ही है। तो बस अगर पहला गलत हो गया तो सारे कट गया ऑप्शन, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए 20 पे चलते हैं। इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वहाँ पे आप सोचिए। पेपर मैं सॉल्व करा रही हूँ ना, आप भी इसे अपने तरीके से सॉल्व करिए। हो सकता है आप मुझसे भी मतलब 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा, 5 चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड कर लें, तो आप 2-4 क्वेश्चन आपके और सही हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे, ठीक है। देखते हैं सेकंड ऑप्शन है कि यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। अच्छा, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय थर्ड ऑप्शन है उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। ओके, ये तो हमें ये तो पता ही है, स्टेटमेंट तो 100% सही है। चलिए फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। भाई फोर्थ स्टेटमेंट हो गया गलत, थर्ड स्टेटमेंट हमें है पता सही होगा, तो फोर्थ कट गया, तो पहला और दूसरा में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है कि यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। ऐसा थोड़ी है,
यहाँ पे भी उपबंध है, मॉन्डेटरी है, तो मतलब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इसमें, चलिए 21 पे चलते हैं हम। निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोद्भवी स्रोत है? ये क्वेश्चन ना पता नहीं कितनी बार स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी दोनों में आया है। स्टेट पीसीएस तो हर साल ही पूछता है कोई ना कोई स्टेट, स्पेशली यूपी पीसीएस तो इसका तो ये फेवरेट टॉपिक है धान, तो इसका होगा आंसर धान। ठीक, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है 21। चलिए 22 पे चलते हैं। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन, यानी क्लेदन और शुष्कन कोई वर्ड है, किया जाता है, क्या परिणाम होता है? अब देखिए ये किसका क्वेश्चन है? ये है साइंस एंड टेक का क्वेश्चन। तो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तो क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़िए और आगे बढ़िए। बीज की कम आवश्यकता, ठीक है, मीथेन का कम उत्पादन, ठीक है, बिजली की कम खपत, ओके। भाई कोई चीज़ साइंस एंड टेक क्वेश्चन है, मतलब कुछ पॉजिटिव होगा तभी दिया है, तो तीनों सही है, तो तीनों आंसर होगा। साइंस एंड टेक में दिमाग मत लगाइएगा, चुपचाप साइंस एंड टेक का क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑप्शन सही करके आइए, ऑल पे टिक करके आइए। ठीक, एक बार पढ़ लीजिए, ये नहीं कि पढ़िए ही मत ऑप्शन, बट ऑल, क्योंकि अगर आप मान के चलिए कि 10 पे करेंगे ना ऑल, तो उसमें से आपके 8 क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। अगर आप ऑल दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है 10 में से आप, दिमाग लगाने के बाद तो 10 में से आप 5 ही क्वेश्चन सही कर पाए, तो इसीलिए कह रहे हैं। अब देख लीजिए आप किसमें आपका प्रॉफिट है। चलिए 23 पे चलते हैं। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूख कर मरुस्थल बदल गई है? अब देखिए, अब अगर हम देखें, मैंने आपको 23 का जब पेपर सॉल्व करवाया था तो बताया था कि जब कुछ नया नया सा दिखे ना, तो आप आँख बंद करके वही ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। ठीक, अब इसमें कौन सा नया नया दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है नया नया? हम विक्टोरिया जनरली सुनते ही हैं, ठीक, तो ये तो नहीं होगा। वोल्टा सुनते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बचा बी और सी। ठीक, अब बी और सी में से कुछ होगा, तो या तो आप बी करके या तो सी करके, या तो ऐसे क्वेश्चन में ना दो ही चीज़ें, कि या तो आपको आता हो तो अटेम्प्ट करिए, नहीं आता हो तो स्किप कर दीजिए। अगर आपको रिस्क लेना है तो फिर आप इन दोनों में से सही करिए, मतलब कोई एक सही करिए। अगर ये तो लक पे डिपेंड करेगा, तो मतलब फिलहाल इसका आंसर यहाँ पे फागुबिन होगा। ठीक है, और ये शायद उस टाइम न्यूज़ में भी था, इसलिए पूछा है क्वेश्चन। चलिए, तो देख लीजिएगा। वैसे मैं यही कहूँगी कि स्किप ही कर दीजिएगा। अगर आपके क्वेश्चन कम, मतलब अगर 75 अगर आप क्वेश्चन कर चुके हैं, 75 अगर आपके अटैम्प्ट हैं 75 प्लस कर चुके हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। नहीं किए हैं तो फिर टिक करिए, तब रिस्क लीजिए। चलिए 24 पे चलते हैं कि दक्षिण भारत की गांडी कोटा घाट यानी कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई? कावेरी, मंजीरा, पेन्नार, तुकबंदा। ठीक, तो ये आपको मैप करना है, इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का हो, मैप इम्पॉर्टेंट। मैं कल भी आपको IR करा रही थी, आपसे बार बार बोल रही थी कि बहुत अच्छे से मैप करके जाइएगा, इंडिया प्लस वर्ल्ड। ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा पेन्नार फिलहाल, तो आप अच्छे से करके जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो करिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। चलिए 25 पे चलते हैं। नामचा बरवा, गढ़वाल हिमालय, क्या लगता है सही होगा? ठीक, ओके। नंदा देवी कुमायूं हिमालय, नोकरोक मेघालय, नोकरोक सिक्किम, तो इसका ऑप्शन हो गया थर्ड, तो गलत हो गया, तो थर्ड में ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब पहला और दूसरा हम देखते हैं। नामचा बरवा कहाँ है? गढ़वाल हिमालय। ठीक, नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में, और गढ़वाल हिमालय है यूके में, ये है यूके में और ये है AP में। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ होगा नंदा देवी कुमायूं हिमालय होगा आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लीवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? ठीक है, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, ओके। उत्तरी अफ्रीका
अफ्रीकी तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र। ओके। फारस की खाड़ी और अफ्रीका के श्रृंग, ठीक है, अफ्रीका के श्रृंग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास का क्षेत्र और भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र। इसका क्या लग रहा है आपका? वैसे मैं आपको बताई हूँ कि संपूर्ण वर्ड जो होता है वो होता है गलत। ठीक, मैं आपको बहुत अच्छे से कई बार ये बता चुकी हूँ कि जो संपूर्ण वर्ड होता है ना वो होता है गलत। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, अगर बताइए। तो देखिए भूमध्य सागरी इसमें भी है, भूमध्य सागर इसमें भी है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 27। अब मैंने ये भी तो बताया था ना कि अगर कुछ सेम सेम दिख जाए तो वो आंसर होगा, ये तो बताया था। तो सेम सेम कौन सा दिख गया? सेम सेम दिख रहा है हमें पहला और डी ऑप्शन, तो मतलब कि आंसर होगा इसका ए। चलिए, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अभी मैं कल पढ़ा रही थी आपको IR में कि स्टेट मतलब जो भी कंट्री में आपको बता रही उसका मैपिंग बहुत अच्छे से करके जाइएगा, है ना, बताया था ना। तो फिलहाल अफ़गानिस्तान का यहाँ पे मैप आ गया कि अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान उपयुक्त में से किसकी सीमाएं अफ़गानिस्तान के साथ लगती हैं? तो किसकी लगती हैं ये आप लोग करिए, एक मिनट, एक सेकंड। हाँ, अफ़गानिस्तान के साथ किसकी सीमाएं लगती हैं? तो किसकी किसकी लगती हैं? तजाकिस्तान की लगती हैं, तुर्कमेनिस्तान की लगती है, उज़्बेकिस्तान की लगती है। तो आंसर हो गया सी अफ़गानिस्तान। मैप में सराउंडिंग कंट्री याद कर लीजिएगा। MM इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट के क्वेश्चन करेंगे हम कल। ठीक है, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए। थैंक यू।